हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के इस वीडियो में मैं करुणाकर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैप्टर से तो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते ही है, तो एग्जाम के लिहाज से तो ये इंपॉर्टेंट हुआ ही, और साथ ही जिस समाज में आप रहते हैं उसमें एक सही जीवन जीने के लिए भी इसका नॉलेज आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले तो राइट्स को समझते हैं। राइट्स तो आप समझते हैं अधिकार। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इस राइट्स यानी अधिकार का जिक्र संविधान में क्यों किया, क्यों इसकी व्यवस्था संविधान में की गई है। तो इसे एक एग्जांपल के साथ समझिए। मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं आईआईटी का और आपका सिलेक्शन हो गया जेईई मेंस में, जेईई एडवांस भी आप पास कर गए और आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया मुंबई, ठीक है। बॉम्बे आईआईटी में आपका एडमिशन हो गया। अब आपको मान के चलिए आपके घर से बॉम्बे पहुंचना है, तो आप ट्रेन से आएंगे। सरकार की ट्रेन चल रही है। सरकार अगर मना कर दे या फिर सरकार के कोई आदमी भी आपको मना कर दे कि इस ट्रेन में आपको नहीं चढ़ने देंगे, यानी ट्रेन में चढ़ करके एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो अधिकार है, अगर उस पर कोई अंकुश लगा दे तो क्या आपका विकास हो पाएगा? क्या आप अपनी लाइफ में प्रगति कर पाएंगे? चलिए इसे एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान के चलिए आप बाहर में विदेशों में पढ़ाई करें, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या फिर कोई लॉ का पढ़ाई करके आप लॉयर बन करके वहाँ से आते हैं इंडिया, और आपको भारत सरकार मना कर दे या फिर भारत का कोई संस्थान आपको मना कर दे कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करनी है जाएगा, आप यहाँ किसी का इलाज नहीं कर सकते, यहाँ किसी कोर्ट में आप मुकदमा को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इस तरह से आपके अवसर की समानता का जो अधिकार है उसका हनन कर दिया गया। तो क्या आप उन्नति कर पाएंगे? तो इसी तरह से और भी बहुत केसेस बन सकते हैं। उन सब में किसी भी कारण से आपके उन्नति प्रगति में और आपके व्यक्तित्व के विकास में कोई बाधा न हो, इसके लिए संविधान में फंडामेंटल राइट्स का व्यवस्था कर दिया गया है। अब आइए इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स, इसे हिंदी में मौलिक अधिकार बोलते हैं, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, और ये वर्ड आया हुआ है ब्रिटिश रिवॉल्यूशन से। ब्रिटेन में एक बार लगभग 1213 ईस्वी में जब राजा के खिलाफ अपने अधिकार के लिए वहाँ के प्रजा ने विद्रोह किया था, तो वहाँ के राजा और प्रजा के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें प्रजा को कुछ राइट्स दिए गए थे, और वो जो राइट्स दिए गए तो उसका जो अधिकार पत्र बना था उसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो इसी के लिए यहाँ हम लोगों ने मैग्ना कार्टा वर्ड यूज़ कर लिया। और ये जो कंसेप्ट फंडामेंटल राइट्स का है, इसका सोर्स क्या है? तो ये बिल ऑफ राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यानी अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने इसका विचार लिया है। और भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था कहाँ पे है? तो इसकी व्यवस्था पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, यानी 12 से 35 तक। तो ये तो पार्ट 3 में टोटल आर्टिकल्स है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को आप देखें तो वो आपको 14 से लेकर के 30 और बीच में 31 है तो जो डिलीट हो गया, और उसके बाद 32, यानी 14 से लेकर के 32 तक में सारे फंडामेंटल राइट्स डिस्कस्ड हैं। इसके बाद के जो अनुच्छेद है और फिर इसके पहले के जो अनुच्छेद है वो किसी और बात को डील करते हैं। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे भारत में जो फंडामेंटल राइट्स है, इसका प्रॉपर्टी सबसे पहला है कि ये नॉट एब्सोल्यूट, ये असीमित नहीं है, सीमा है। अगर जरूरत पड़े तो इसे कम भी किया जा सकता है, इसे समाप्त भी किया जा सकता है, जैसे कि आप देखते हैं इमरजेंसी के समय में। और अगर फ्यूचर में किसी तरह की परिस्थिति बनती है तो इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है संविधान संशोधन के द्वारा। ऐसे ही दूसरा एक प्रॉपर्टी की जस्टिसिएबल है, यानी इसको आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर किसी तरह के फंडामेंटल राइट्स का आपका हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, भले वो प्रधानमंत्री आपके राइट का हनन करे, फिर भी आप कोर्ट में जा करके अपने अधिकार को लागू करवा सकते हैं। अब आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें टोटल 7 मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया था, लेकिन अभी जो वर्तमान में संविधान है उसमें टोटल 6 मौलिक अधिकार ही, एक को हटा दिया गया। और इसमें पहला जो राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, जिसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में। आर्टिकल भी आप याद रखें, क्योंकि आप क्वेश्चन अगर आएगा तो आर्टिकल के एक इंटरवल आप याद रखेंगे, फिर भी आपको बहुत मदद मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये है आर्टिकल 19 से 22 में डील किया गया है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यह है अनुच्छेद 23 और 24 में डील किया गया। और उसके बाद है चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे डिस्कस किया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, इसको डील किया गया है आर्टिकल 29 और 30 में, 29 और 30 में। और उसके बाद एक था पहले जो था राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में, लेकिन इसे अब डिलीट कर दिया गया। कब? तो 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसके द्वारा इसे हटा करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया लीगल राइट्स में, और इसका अनुच्छेद अभी 300A स्मॉल ए है। और छठा राइट है जो लास्ट अंतिम राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आर्टिकल 32 में। तो अब आइए हम लोग एक एक करके सभी को देखेंगे। पहले तो बंच में देखेंगे कि राइट टू इक्वलिटी में कितना सेक्शन, इसमें क्या कहा गया, फिर एक एक करके कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, ऐसे करके देखेंगे।
पहला राइट्स है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार या समता का अधिकार। इसमें टोटल 5 तरह के समानता इस समता की बात की गई है। पहला तो जो है वो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, और दूसरा है आर्टिकल 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब क्या है विधि के समक्ष समता या फिर ये भेदभाव नहीं करना, ये सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। मैं बार बार जानबूझ करके रिपीट कर रहा हूँ ताकि अनुच्छेद आप एक एक बार देख देख करके आपको सारा याद हो जाए। ऐसे ही अगला आर्टिकल है आर्टिकल 16, इसमें लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अनुच्छेद 17 है, इसमें छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन का बात कर रहा है। और अनुच्छेद 18 जो है वो है टाइटल्स का अबॉलिशन यानी उपाधियों का अंत। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया। अब आइए हम लोग एक एक को डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये स्टेट को कमज़ोर करता है, यानी स्टेट के जो पावर्स हैं, मतलब जो राज्य सरकार के जो पावर होते हैं उन्हें मिनिमाइज करता है, उन्हें रेस्ट्रिक्ट करता है और जनता को मजबूत बनाता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो जनता के पास एक अधिकार होता है राज्य के प्रति, यानी जो शासक वर्ग होते हैं उनके प्रति। अब मैंने बताया कि 14 से लेकर के 32 तक में फंडामेंटल राइट्स को डील किया गया। तो इससे पहले जो 2 आर्टिकल है 12 और 13, पार्ट 3 में तो टोटल 12 से 35 तक आर्टिकल है। तो 12 और 13 जो आर्टिकल है वो क्या है, तो पहले तो हम लोग उसे ही देख लेते हैं। तो आर्टिकल 12 जो है वो है डेफिनेशन, स्टेट के डेफिनेशन को बताता है। यहाँ से आप याद रखें कि बाहर बाद में भी आगे चल करके भी जो स्टेट का डेफिनेशन होगा यही डेफिनेशन होगा स्टेट का, तो इसके लिए आप याद रखें। स्टेट कहेंगे किसी, यहाँ पे ज्योग्राफिकल स्टेट का बात नहीं है। ज्योग्राफी में स्टेट होता है कुछ निश्चित भूभाग हो, उसका कुछ एरिया हो, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, वहाँ पे कोई शासक हो, तो इस तरह का, तो वो भौगोलिक कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में स्टेट उसे कहा जाता है जो कि हमारा शासक वर्ग होता है, जो हमारे ऊपर शासन करता है, हमारा प्रशासन देखता है। और संविधान में इसे क्लियर डिस्कस कर दिया गया है आर्टिकल 12 में कि स्टेट कौन कौन होगा। तो स्टेट तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। दूसरी बात कि सभी स्टेट का जो लेजिस्लेटिव होगा विधानमंडल और स्टेट गवर्नमेंट, ये सब गवर्नमेंट में आएंगे। इसके बाद लोकल और अदर अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटी में आप जैसे ये देख लीजिए म्यूनिसिपलिटी, ग्राम पंचायत, ये सब जो व्यवस्था है वो सब लोकल अथॉरिटी में आता है। और अदर अथॉरिटीज में जो गवर्नमेंट फिनांस्ड अथॉरिटी है उसके बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। वो कौन कौन, तो जैसे एनटीपीसी को देख लीजिए, सेल, वेल, गेल, ओएनजीसी, ये सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट फिनेंशियल सपोर्ट करती है, ये सारे जो डिपार्टमेंट होगा, सारे एंटिटी जो होगा वो सब गवर्नमेंट माना जाएगा। चाहे वो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट हो या फिर इस तरह के जो भी सरकार का मदद करता है, सरकार के काम के लिए बनाया गया, वो सब स्टेट के गिनती में आएगा। तो यानी आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट का डेफिनेशन देता है। ऐसे ही आर्टिकल 13 ये लॉ का डेफिनेशन देता है, लेकिन लॉ का डेफिनेशन ये निगेटिव डायरेक्शन में देता है। यानी अगर आपको ये बता दिया कि बुरा क्या है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर ये सब बुरा है तो अच्छा क्या है। तो उसी तरह से कि लॉ कौन नहीं होगा ये अगर बता दिया जाए तो ये भी पता चल जाएगा कि लॉ कौन होगा। तो यही निगेटिव डायरेक्शन में लॉ का डेफिनेशन देता है। और आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी अर्लियर लॉ, जो संविधान लागू होने से पहले कोई भी लॉ बनाया गया था, तो चूंकि मैक्सिमम लॉ तो उस समय ऐसा बनाया गया था कि अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके हिंदुस्तानी हुकूमत का। उसे इनसे मतलब कहाँ था कि किसका अधिकार कहाँ ना रहा, किसका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पा रहा है। तो वैसे कोई भी लॉ जो अभी हमारे फंडामेंटल यानी पार्ट 3 में जो जितने भी फंडामेंटल राइट दिए गए, उसमें अगर इनकंसिस्टेंट बैठता है, उस पर कहीं खरा नहीं उतरता है, तो वो सब वॉइड माने जाएंगे, वो सब निरस्त माने जाएंगे, उस लॉ का कोई वैल्यू नहीं होगा। इसी तरह से एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ पार्ट 3 यानी मौलिक अधिकारों का हनन उल्लंघन करते हुए इनकंसिस्टेंटली अगर कोई भी लॉ फ्यूचर में भी बनाया जाता तो वो भी वॉइड माना जाएगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये डिसाइड करेगा या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो पावर दिया गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, इसे ही बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। हाई कोर्ट के पास थोड़ा लिमिटेड पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास फुल फ्लेज्ड पावर है। हर एक जितना भी कानून बनता है उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अगर कोई भी कानून लगता है कि पार्ट 3 के इनकंसिस्टेंट बना है तो उसे वॉइड करार दिया जाता है, यानी वो लॉ लागू नहीं होगा। तो दोस्तों पहला मैंने बताया राइट टू इक्वलिटी जो कि 14 से 18 में है। तो इस राइट टू इक्वलिटी में जो पहला राइट्स है वो है आर्टिकल 14 में। वो क्या है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हिंदी में से कहते हैं विधि के समक्ष समता या फिर विधियों का समान संरक्षण। दोनों वर्ड में अंतर है। ऐसे नॉर्मली आपको एक्सप्लेन करके निकल जाते हैं कि विधि के समक्ष सारे व्यक्ति बराबर होंगे, चाहे वो कोई अमीर हो, गरीब हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म समुदाय का हो, वो कानून के नज़र में बराबर। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये जरूर होता है कि सभी कानून के नज़र में बराबर है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करता है, रीजनेबल ये डिफरेंट ट्रीट का बात करता है।
अब इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे तो कह दिया इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी अगर एक आदमी मर्डर करता है तो वो चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबको बराबर कानून में बराबर जो सजा का प्रावधान है दोनों को एक तरह से दिया जाएगा। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये बताता है कि अगर मान के चलो कोई 5 वर्ष का बच्चा कोई अपराध करता है और कोई एडल्ट व्यक्ति कोई अपराध करता है तो दोनों को बराबर सजा नहीं दिया जा सकता है। जैसे मान के चलिए किसी टॉय समझ करके कोई बंदूक चला करके कोई बच्चा किसी का मर्डर कर दिया, तो बच्चा अनजाने मर्डर किया, उसके साथ अलग ट्रीट होगा, और वो जो सियाना होंगे जो अडल्ट आदमी होंगे उनके साथ अलग ट्रीट होगा। तो आर्टिकल 14 जो है यही बात कहता है कि लॉ के नज़र में सभी बराबर है, परंतु जुडिशियरी को ये पावर देता है कि अगर जरूरत पड़े तो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए कोई छोटा सा व्यक्ति कोई गरीब व्यक्ति कोई अपराध करता है, अगर उसको 5,000 रुपये का पेनाल्टी लगता है तो जरूरी नहीं कि सलमान खान को भी उसी अपराध के लिए 5,000 पेनाल्टी लगे, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि एक तरह से कानून का उल्लंघन होना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग सोचेंगे कि अरे 5,000 तो देना है, हम गलती कर लेंगे 5,000 रुपये पेनाल्टी दे करके निकलेंगे, क्योंकि पैसों वाले का भी हमारे यहाँ कमी नहीं। तो इसी के लिए ये रीजनल डिस्क्रिमिनेशन का बात किया गया और यही कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दोनों में क्या अंतर है आप समझ गए होंगे। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 15। इसमें कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पे जो भेदभाव होते हैं उनका निषेध करने का बात किया गया है। वो ग्राउंड्स कौन कौन है, तो धर्म, रंग, जाति, लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान। और एक चीज़ और आप याद रखें कि ये जो राइट्स है ये सिटीजन्स को ही है। मैंने सिटीजनशिप पढ़ाते वक्त भी बताया था और यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि ये राइट्स विदेशियों को नहीं है, जो हमारे सिटीजन है उन्हीं को प्राप्त है। कि हमारे सभी सिटीजन, कोई भी सिटीजन होंगे, चाहे वो कोई धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जाति का व्यक्ति हो, या फिर किसी लिंग का व्यक्ति हो, पुरुष हो महिला हो, या फिर कहीं भी जन्म लिया हो भारत में, उससे समान ट्रीट किया जाएगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, न ही स्टेट के द्वारा न ही किसी पब्लिक के द्वारा। यहाँ पे एक चीज़ और आप याद रखें कि यहाँ पे क्लियर कुछ मेंशन कर दिया गया है कि कहाँ कहाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप संसद भवन में जाने के लिए आप किसी से परमिशन मांग लेंगे तो आप बिना संसद बने जा सकते हैं। तो कुछ जगह जो बताए गए हैं वो ऐसे जगह जो सार्वजनिक महत्व के, जैसे दुकान, कभी प्लेग्राउंड, किसी स्टेडियम, किसी सिनेमा थिएटर, तो इन सब जगहों पे जाने पे किसी को के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि तुम पुरुष हो तो तुम नहीं जा सकते हो, तुम इस जाति को तो नहीं जा सकते हो, तुम काले हो तुम गोरे हो इसके लिए नहीं जा सकते हो। ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला है आर्टिकल 16। अपने प्रिम्बल में भी पढ़ा होगा कि प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तो उसी ध्येय को पूरा करने के लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 16। इसमें बात करा गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दिया जाएगा, यानी कोई भी व्यक्ति वो किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, किसी समुदाय का हो, किसी रंग का हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोनों सबको जो सार्वजनिक पद होंगे उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, किसी भी सरकारी नौकरी में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये कहता भी ना समझे कि कहीं भी हर जगह, इसके लिए कुछ रीजनेबल डिफरेंट ट्रीटमेंट, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यहाँ भी है। जैसे आप देख लीजिए कि अगर कोई एक स्टेट की वैकेंसी होती है वहाँ पर डोमिसाइल के आधार पर भी स्पेशल प्रोविजंस है। अगर मान लीजिए आप ST कास्ट में देख ले तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है। ऐसा नहीं कि वो एक्सेप्शन है, उसको इसके लिए ऐसा किया गया कि जब संविधान बन रहा था तो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात कही थी उन्होंने। यानी जैसे मान के चलो हमारा नॉर्मल अदर कास्ट जो जनरल कास्ट या फिर OBC है वो यहाँ पे खड़ा है, तो अगर कोई SC ST यहाँ पे खड़ा है तो उस दोनों को कम से कम पहले बराबर लाओ और फिर अपॉर्चुनिटी दो बराबरी का। और डोमिसाइल की बात मैंने अभी कही, जैसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश का कोई वैकेंसी आता तो आप देखेंगे कि वहाँ के लोकल जनता को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। यानी वैसे तो शायद बाहर के लोगों के लिए 10% सीट आरक्षित कर दिया जाता है कि बाहर के लोग कोई भी होंगे वो अगर 100 वैकेंसीज हो तो उसमें 10 वैकेंसीज के लिए ही क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऐसा जो व्यवस्था किया जाता है वो संविधान सम्मत है। इसके अलावा एक और तरह से डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। जैसे आप देखेंगे किसी एग्ज़ाम के लिए एक स्पेसिफिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहा जाता है, या फिर कोई हाइट खोजा जाता है, फिजिकल क्वालिफिकेशन, तो वो सब भी जिस टाइप से ज़रूरत होगा सेवा का उस हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति आकर के कहेगा कि मैं मूर्ख हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, तो क्या मतलब है कि हमें क्यों नहीं नौकरी दिया जाएगा। जिन्हें उसके लिए कुछ स्पेशल एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर निर्धारित किया गया तो उस पर आपको खरा उतरना ही पड़ेगा, तो वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो राइट टू इक्वलिटी होने के बावजूद भी ये सब डिस्क्रिमिनेशन है। चलिए अगला आर्टिकल को देखते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 17। इसमें बात की गई है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत के उन्मूलन की बात कही गई है। तो यहाँ तो इसको बताने से पहले ही मैं बता दूं कि इस प्रोविज़न में किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप हर जगह देखेंगे कुछ एक्सेप्शन स्पेशल केसेस में कहीं कहीं राइट को लिमिट किया जा सकता है, लेकिन इसको छुआछूत के राइट्स को कभी किसी हाल में लिमिट नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह का छुआछूत नहीं कर सकता। अनटचेबिलिटी पहले क्या होता था कि तुम हमारे बॉडी में नहीं टच सकते हो, कुछ दलित वर्ग के लोग रहते थे उन्हें अपने में टच नहीं करने दिया जाता था, तो उस तरह के किसी भी कृत्य को माफ़ नहीं किया जाएगा, उसे अपराध माना जाएगा। ऐसा कानून भी बना हुआ है।
हालांकि अभी आप देखते रहोगे कोरोना काल में अनटचेबिलिटी का बात कहा ही जाता है उल्टा, सोशल डिस्टेंसिंग की बात, लेकिन वो अनटचेबिलिटी यानी संविधान के किसी भी प्रोविजन को हर्ट नहीं करता है, बल्कि वो आज की ज़रूरत है। तो आर्टिकल 17 जो है एबोलिशन के बात करता है, अनटचेबिलिटी को, छुआछूत के पूर्ण रूप से उन्मूलन का बात करता है। अगला आर्टिकल देख लीजिए, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 18, इसमें एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात कही गई है। किसी तरह का जो टाइटल्स है वो लोग नहीं ले सकते। जैसे पहले आप जमाना में देखते होंगे कोई बादशाह का उपाधि लेता था, कोई शेर आजम, कोई खान बहादुर, कोई राजाधिराज, कोई विक्रमादित्य, इस टाइप का जो भी टाइटल्स था उसका उन्मूलन कर दिया गया। ऐसा टाइटल कोई भी अपने मन से या फिर सरकार किसी को भी नहीं देगी। हालांकि आर्टिकल 18 में ये क्लियर मेंशन है कि वो मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल के अलावा होगा तभी उस टाइटल का उन्मूलन है, लेकिन मिलिट्री टाइटल आज भी दिया जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीरता सम्मान सब जो है ये सब अभी भी लागू हो, या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे आप मान के चलिए आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के बाद आपको डॉक्टर का ये मिलता है, या फिर एमबीबीएस करते हैं तो वो आपको जो डिग्री मिलता है, ये सब अभी भी लागू है। यानी मिलिट्री और एकेडमिक उपाधि अभी भी लिया जा सकता है। इसके अलावा इस आर्टिकल में एक और बात कही गई है कि जो विदेशों से सम्मान प्राप्त होता है, ऐसा किसी भी तरह का सम्मान कोई भी भारतीय सिटीजन, भारतीय नागरिक बिना राष्ट्रपति के अनुमति का नहीं ग्रहण कर सकता है। और इसी सेक्शन में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्राइजों का बात भी कहा गया, जैसे आप भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो ये सब का प्रोविजन इसमें क्लियर कर दिया गया कि स्टेट दे सकती है इस तरह का प्राइज। तो दोस्तों ये थे सभी प्रोविजन 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी के। अब अगला प्रोविजन है राइट टू फ्रीडम का, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो अगला जो राइट है राइट टू फ्रीडम का, इसे संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर के 22 में रखा गया, 19 से लेकर के 22 तक। काउंटिंग में आप 19 से 22 गिनेंगे तो 4 ही आएगा, लेकिन ये टोटल 5 अनुच्छेद होते हैं, क्योंकि 21 का एक एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया है, इस तरह से ये 5 है। यानी पहले में आप देखें राइट टू इक्वलिटी में भी 5 अनुच्छेद थे और इसमें भी 5 अनुच्छेद है। और इस 5 अनुच्छेद में क्या क्या बात कही गई, तो पहले तो एक ओवरव्यू ले ले, फिर हम लोग एक एक करके देखेंगे। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता की बात कही है। कौन कौन सी स्वतंत्रता हम लोग आगे देखेंगे, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन वगैरह, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं जाने की स्वतंत्रता, ये सब 6 का 6 हम लोग देखेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए देश सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई। अनुच्छेद 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके बाद है 21 के ए में डिस्कस किया गया शिक्षा का अधिकार, इसे बाद में जोड़ा गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। यह मूल संविधान में नहीं था, यहीं से आप देख सकते हैं ABCD करके लिखा हुआ, यानी मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया तो ये भी आप याद रखें, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और राइट टू फ्रीडम का लास्ट आर्टिकल है 22, जिसमें बात किया गया निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण। तो अब आइए हम लोग एक एक करके सभी अनुच्छेद को अलग अलग देखते हैं। इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में बताया कि 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई, वो कौन कौन है, तो वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ और आप याद रखें, ये भी सिटीजन्स की बात करता है, ये भी विदेशियों को नहीं है। पहला इसमें फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपनी बातों को सरकार के सामने रख सकते हैं। और इसमें टोटल 5 तरह की अभिव्यक्ति की बात कही। कैसे कैसे आप अभिव्यक्ति रख सकते हैं, तो वर्ड में, शब्द में बोल करके, दूसरी बात प्रिंट कर करके, तीसरी बात डिजिटल मीन से, चौथी बात आप सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इन सब का जिक्र यहाँ पे किया गया है। और आप यहाँ से एक चीज़ और याद रखें कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात यहीं पे आती है, क्योंकि प्रिंट के माध्यम से जो आपका एक्सप्रेशन का ये आज़ादी स्वतंत्रता है, वो उसी में आपका न्यूज़ पेपर्स आ जाते हैं। और जो डिजिटल मीन्स है उसमें आपका टीवी आ जाता है, और वर्ड में है तो रेडियो आ जाता है। तो इस तरह से प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो भी आपको 19(1) के ए में ही डिस्कस्ड है। अलग से हमारे संविधान में, जैसे अमेरिका के संविधान में सेपरेटली है प्रेस की स्वतंत्रता का बात, लेकिन हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की बात अलग से नहीं कही गई, बल्कि जो फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसी में प्रेस की आज़ादी भी आती है। दूसरा है इसी में राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी आप कहीं पे इकट्ठा हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं बिना आर्म्स के, आप हथियार के बिना कहीं पे भी आप 10 आदमी को लेकर के इकट्ठा हो सकते हैं, ये भी राइट आपके पास है। तीसरा है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, यानी आप संगठन बना सकते हैं, आप अपना यूनियन बना सकते हैं, पर लीगल पर्पज से। ऐसा नहीं कि आतंकवादी संगठन आप बना लेंगे तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा, नहीं, आप लीगल और किसी परफेक्ट मोटिव से, प्रॉपर मोटिव से अगर आप बनाते हैं एसोसिएशन, संगठन या यूनियन, तो अलाउ है, इसका राइट आपको दिया गया है। इसके बाद है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के किसी भी भाग में, या फिर वो कोई राज्य हो या कोई केंद्र शासित प्रदेश हो, आप कहीं भी आ जा सकते हैं फ्रीली। हालांकि यहाँ पे भी कुछ बॉन्डिंग है, जैसे कहीं पे अगर कर्फ्यू लागू हो तो वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। अभी पैंडेमिक की स्थिति में आप कहीं नहीं जा सकते हैं, जो कंटेनमेंट जोन होगा वहाँ पर आपका एंट्री बैन होगा। इसी तरह से, और इसमें जो भी राइट्स है, इसे जब आपातकाल लागू किया जाता है तो हनन किया जा सकता है। तो इसमें एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस नहीं है बल्कि रीजनेबल कॉज है।
और राइट टू फ्रीडम है पांचवा अधिकार है, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। आप भारत के किसी भी भाग में जाकर के रह सकते हैं और बस सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में ये सुविधा नहीं था, लेकिन अब जब से 370 धारा वहाँ से हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर में भी जाकर के आप बस सकते हैं, यानी देश के किसी भी कोना में आपको जाकर के रहने या बसने का अधिकार। अगला है फ्रीडम टू प्रॉपर्टी, तो ये पहले था लेकिन अब ओमिट कर दिया गया, वो हमने पहले ही बता दिया। और लास्ट स्वतंत्रता का अधिकार है वो है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी भाग में आप जिस तरह का जो पेशा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, कहीं भी जाकर के इस पर कोई बैन नहीं। हालांकि यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि आप प्रोस्टिट्यूशन शुरू कर दिए कहीं जाकर के, आप कहीं जाकर के कोई टेरोरिटिकल एक्टिविटी शुरू कर दिए तो वो पेशा आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको प्रोफेशन के लिए कुछ ये जो निर्धारित किया गया डिग्री, जैसे मान के चलिए आप डॉक्टर का प्रोफेशन करना चाहते हैं लेकिन आपने डॉक्टरेट नहीं की, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की, तो आप नहीं कर सकते। तो यानी किसी भी तरह का पेशा बिजनेस करने का अधिकार के बावजूद भी जो कुछ बेसिक नीड्स है जिससे कि कोई दिक्कत ना हो इसमें पब्लिक रूल में ऑर्डर में, तो आपको किसी भी तरह का व्यवसाय करने का अधिकार है। तो ये थे आर्टिकल 19 के 6 तरह का स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 में कहा गया प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, यानी अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि का अधिकार। ये भी अधिकार आपको दिया गया है। इसमें 3 तरह की बात कही गई। एक तो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर वो लॉ को वायलेट नहीं किया है तो अरेस्ट नहीं किया है। जैसे आप लॉ का वायलेट का मतलब है, मान के चलिए आप टैक्सेशन में रूल है कि आपको टैक्स पे करना है, आपने टैक्स पे नहीं किया, या फिर आपका रूल बना हुआ है कि आप रोड पे अगर चल रहे हैं तो आपको हेलमेट लगाना है, आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आप तो लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन बिना लॉ के वायलेशन में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद अगर दोष सिद्धि भी हो जाती है तो आपको अगर पेनाल्टी की बात आती है तो पेनाल्टी उतना ही लगाया जा सकता है कि जितना उस समय के कानून में प्रोविज़न है, जितना उस समय के कानून में प्रावधान है। जैसे अगर कोई दोष किया उसको 2 साल के लिए सजा है अभी वर्तमान कानून में, तो 2 साल के लिए उसे सजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर 5 साल बाद, यानी अपराध होने के 5 साल बाद अगर कोर्ट का डिसीजन आता है तो प्रेजेंट उस समय जो ये रूल रहेगा उसके हिसाब से सजा होगा। जी नहीं, जैसे मान के चलिए अगर आपने आज गलती की, जैसे थूक दिया रोड पे, तो 500 रुपये जुर्माना है। तो जरूरी नहीं कि आप आज से अगर 1 साल बाद फैसला आया उस समय अगर सरकार 1000 रुपये जुर्माना थूकने पे लगा दे तो आपको 1000 देना पड़ेगा। नहीं, जब आपने अपराध किया उस समय जो दंड था वही दंड आपको लगेगा। दूसरी बात इसमें कही गई है कि कोई भी पर्सन एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति अगर एक बार थूक फेंका है तो उसको 500 रुपये जुर्माना लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे 500 रुपये दोबारा लगा दिया जाए उसी दंड के लिए। अगर दोबारा थूक फेंकेगा तो ठीक है, लगेगा। और तीसरी बात जो कही गई आर्टिकल 20 वो है कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि आप अपने खिलाफ तब गवाही दे, किसी को दबाव नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा हो या फिर किसी और विधि से। हालांकि यहाँ पे भी आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जैसे अगर ब्लड सैंपल लेने की बात है या फिर और भी किसी तरह की फॉरेंसिक जांच की बात है या फिर डीएनए टेस्ट की बात है तो वो सब किया जा सकता है, क्योंकि वो दबाव की बात नहीं, वो तो फिजिकल थिंग है जो आपके बॉडी से निकाल करके किसी तरह का जाँच किया गया। अगर उसमें आप दोषी साबित होते तो आप पे कार्रवाई जरूर हो सकती है, लेकिन आपको उसके लिए भी जबरदस्ती जबरन आपको कॉलर पकड़ के नहीं कहा जा सकता है कि तुम अपने विरुद्ध गवाही करो, तुम अपने जो अपराध नहीं भी किए उसे एक्सेप्ट करो। ठीक है, अगला है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन जीने के अधिकार यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उससे वंचित नहीं किया जाता है। कोई भी स्टेट कोई भी ऐसा नियम बना करके किसी व्यक्ति को उसके जीवन जीने के अधिकार को नहीं छीन सकती है। और इसी जीवन जीने के अधिकार में ही आता है कि आपको अधिकार है शुद्ध वायु श्वसन के रूप में ले, शुद्ध जल आपको पीने के लिए मिले, शुद्ध एनवायरनमेंट आपको रहने के लिए मिले। और इसी अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कुछ एजेंसी बनी हुई है, जैसे आप देखेंगे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। वो काम करती है कि आपका पर्यावरण में ये पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा रहे या फिर पेड़ का कटाव गलत तरीका से ना हो। कोई सरकार अपने बेनिफिट के लिए या फिर कोई सरकारी एजेंसी या फिर कोई कंपनी अपने बेनिफिट के लिए आपके पर्यावरण को नुकसान न पहुँचा दे, इसके लिए एनजीटी का गठन किया गया है। तो वो सब आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए किया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है कि अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपने गलती किया है तो जो प्रोसीजर है, अगर मान के चलिए किसी अपराध के लिए आपको बोला ये नियम बना हुआ है कि आपको जेल जाना पड़ेगा, तो अगर वैसे केस में आप अपराध कर लिए तो आपको तो जेल जाना ही पड़ेगा। आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जो आप घूमने का अधिकार है बाहर में या फिर आराम से ऐश मौज करने का अधिकार है, जो खाने का मन है, उसका हनन हो जाएगा जब आप जेल में जाएंगे, क्योंकि आपने अपराध कर लिया है।
तो दोस्तों ये जो है आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप याद रखें, क्योंकि एक तरह से देखें तो आर्टिकल 20 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से काम करता है। और अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल 22 वो भी किसी न किसी रूप में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही काम करता है। दैहिक स्वतंत्रता में और भी बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे आप अपने बीवी बाल बच्चा के साथ रहने का आपका अधिकार है, तो ये सब भी इसी में आता है। चलिए अगला आर्टिकल को देखते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 22 से पहले एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 21A। इसके बारे में पहले बता दिया कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे बाद में ऐड किया गया, यानी मूल संविधान में नहीं था। इसे शिक्षा का अधिकार कहा जाता है और इसमें कहा गया है कि हर एक व्यक्ति, भारत में जन्मा हर एक बच्चा जो कि 6 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र तक का होगा, उसे शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यानी स्टेट को ये डिसाइड करना है, चाहे जिस मैनर में हो, जैसे हो सके, 6 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र के बच्चे को शिक्षा सुनिश्चित करे। और कोई भी गार्जियन अपने 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे को जबरदस्ती मना नहीं कर सकता है शिक्षा लेने से। तो ये भी एक आर्टिकल है जो कि बाद में जोड़ा गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला आर्टिकल है 22। इसमें बात कही गई प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज, यानी किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के, बिना उसे कारण बताए पुलिस कस्टडी में नहीं ले सकती, उसे किसी कस्टडी में डिटेन नहीं किया जा सकता है। और अगर उसे अरेस्ट कर भी लिया जाए तो उसे जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी पॉसिबल हो, उसे उसका कारण बताना पड़ेगा कि क्यों अरेस्ट किया गया है। और इसी में आगे बढ़ते हुए कहा गया है कि अगर किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो उसे अधिकार है कि वो अपने मनपसंद लॉयर का सहायता ले सके। अगर इसमें एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि अगर किसी आदमी के पास पैसा नहीं हो रहा है, उसे अरेस्ट किया जाता है, तो अगर उसे वकील की जरूरत पड़ेगी तो उसे सरकार के तरफ से वकील मुहैया कराने का भी अधिकार है। ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, तो ये भी आप जान लीजिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर प्रोवाइड कराया जाएगा, ये अधिकार आपके पास है। और आर्टिकल 22 में दूसरी बात ये कही गई कि अगर किसी व्यक्ति को बिना कारण बताया अरेस्ट कर भी लिया जाता है तो उसके 24 घंटा के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उससे ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। अगर मजिस्ट्रेट उसे फ्री करता है तो उसे फ्री करना पड़ेगा, और अगर मजिस्ट्रेट इसे साबित कर देता है कि हाँ इसे अभी और ज़्यादा दिन के लिए कस्टडी में रखने का जरूरत है तो फिर कस्टडी में रखा जा सकता है। तो दोस्तों ये सभी थे राइट टू फ्रीडम। अगला राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसे रखा गया अनुच्छेद 23 और 24 में। इन दोनों आर्टिकल्स में मुख्य रूप से श्रम शोषण के विरुद्ध बात की गई है। इससे पहले शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण का बात हम लोग देख लिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। तो यहाँ जो शोषण की बात की इसमें मुख्य रूप से श्रम शोषण। और यह 2 आर्टिकल, पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 23, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट बात की गई है। यानी पहले जो आप देखते थे कि बंधुआ मजदूरी करा लिया जाता था या फिर कहीं किसी को पकड़ करके गुलाम बना करके बाहर ले जाया जाता था दूसरे देशों में, तो अब वैसा प्रचलन नहीं रहा गया। ऐसा कोई नहीं कर सकता, स्टेट ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि कुछ विपरीत परिस्थितियों में फोर्स लेबर का पावर जो है स्टेट को दिया गया, जैसे अगर कोई विपरीत परिस्थिति, बाढ़ की समस्या है कहीं पे या फिर कहीं पे लड़ाई हो रहा है, तो ऐसे केसेस में फोर्स लेबर भी कराया जा सकता है। ऐसा प्रोविजन है, राष्ट्र को ऐसा पावर दिया गया है। और अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 24, इसमें चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट बात की गई है। यानी कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं ले सकती है। हालांकि इस आर्टिकल में चाइल्ड लेबर के निषेध के बाद तो जरूर कहा गया है, लेकिन चाइल्ड लेबर का मतलब तो कोई भी लेबर हो गया, जैसे खेत में काम करेंगे या फिर कोई अपनी दुकान में भी काम करेंगे तो वो लेबर हो गया। लेकिन अभी हमारे भारत का जो परिस्थिति है उस हिसाब से क्या है कि लगभग फैमिली ऑन बिजनेस में बच्चे काम करते हैं या फिर खेती में हाथ बटाते हैं, तो वैसे केसेस में कुछ छूट दी गई है। पर यह प्रोविज़न किया गया है कि जो स्कूल आवर है, स्कूल आवर के बाद ही ऐसे काम लिए जा सकते हैं बच्चे से, स्कूल आवर में नहीं लिए जा सकते। तो ये थे आर्टिकल 23 एंड 24 एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला देखिए, अगला कौन सा राइट है? अगला राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें टोटल 4 अनुच्छेद मिलाकर के शेड्यूल किया गया है। तो पहला जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि भारत के हर एक सिटीजन को किसी भी धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति जो धर्म चाहे, उसे जो पसंद चाहे, जो पंथ पसंद लगे, उसे वो फॉलो कर सकता है, उसका वो अनुपालन कर सकता है। इसमें स्टेट किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं कर सकता या फिर कोई व्यक्ति भी किसी तरह का किसी के साथ प्रेशर नहीं कर सकता है। आर्टिकल 26 में कहा गया है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी रिलीजियस अफेयर्स को कैसे कोई धार्मिक गतिविधि को मैनेज करेगा वो उस धर्म के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए कोई सुबह का आरती करे, दोपहर का नमाज पढ़े, या फिर किसी मंदिर में कैसे कोई गुरुद्वारा में ये लंगर लगाए, कोई किसी मंदिर में किसी गरीब का भोजन कराए, तो ये, या फिर कोई कहीं पे चादर चढ़ाए, तो ये सब जो भी गतिविधि है वो अपना धर्म के ऊपर है, धर्म कैसे मैनेज करता है।
तीसरा आर्टिकल है इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 27। इसमें बात करेंगे फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस ऑफ प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी रिलीजन को अगर कोई आदमी प्रमोट करता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, तो उसमें किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, पहले आप याद करेंगे तो जब मुगल सम्राट था तो मुगल साम्राज्य के समय में एक जजिया नाम का कर लगाया गया था, जो कि किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को, राजा को पेमेंट करना पड़ता था। तो इस तरह का कोई भी टैक्स किसी भी भारतीय को धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है, ये कहता है हमारा आर्टिकल 27। इसके बाद अगला और अंतिम राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आर्टिकल 28 में। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि राज्य के द्वारा वित्त पोषित है या फिर किसी तरह से पोषित है, उसमें किसी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है। यानी किसी तरह का भी धार्मिक निर्देश उस संस्थान में नहीं दिया जा सकता जो कि राज्य के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। हालांकि कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, जैसे आप गुरुकुल में देखेंगे या फिर मदरसा में देखेंगे। मदरसा में कंपेल किया जा सकता है कि इस टाइम का नमाज पढ़ो, या फिर गुरुकुल में कहा जा सकता है कि सुबह का आरती करो। तो ये सब धार्मिक इंस्टीट्यूशन जो होंगे उसमें कहा जा सकता है, लेकिन कोई भी सरकारी स्कूल, चाहे सरकारी कॉलेज या फिर सरकारी कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसमें ऐसा कहीं कंपेल नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यह था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। चलिए अगले राइट्स को देखते हैं। अगला राइट है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, जो कि डील किया गया 29 और 30 अनुच्छेद में। तो शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी जो अधिकार है इसमें 2 आर्टिकल है, 29 और 30। तो 29 में कहा गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा की बात की गई है, और अनुच्छेद 30 जो है इसमें अल्पसंख्यक को अधिकार दिया गया है कि वो अपना शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकता है और उसका संचालन कर सकता है। अब आइए एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। तो आर्टिकल 29 में जो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसमें 2 प्रोविजन किया गया है। तो यहाँ बात माइनॉरिटीज़ की हो रही, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, माइनॉरिटी का मतलब बहुत आदमी समझते कोई धर्म विशेष माइनॉरिटी होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी धर्म या फिर कोई भी जाति या फिर कोई भी भाषा का व्यक्ति माइनॉरिटी नहीं होता है, बल्कि वो डिपेंड करता है किस क्षेत्र में आप रह रहे हैं। जैसे मान के चलिए नॉर्मली पूरे देश में देखिए तो हिंदू कहीं पर अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन अगर आप कश्मीर में जाकर के देखिए तो वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित है वो अल्पसंख्यक में गिने जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग हर एक अलग अलग जगह पर अलग अलग विविधता है। जहाँ पे कोई लिंग्विस्टिक ये माइनॉरिटी है तो वहाँ पे उसे माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया। कहीं पे कोई धर्म माइनॉरिटी में अगर उसकी संख्या कम है तो उसे माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया। यानी माइनॉरिटीज़ का कहीं पे किसी रिलीजन और कास्ट से कोई मतलब नहीं है। तो उन्हीं के हितों को संरक्षित करने के लिए 2 तरह का व्यवस्था किया गया है। एक तो जो पहला बात है वो कहा गया है कि किसी भी लिंग्विस्टिक आदमी, किसी भी भाषा का आदमी हो, किसी भी संस्कृति का स्क्रिप्ट का आदमी हो, वो अपने संस्कृति और भाषा का संरक्षण कर सकता है। इसका दूसरा अधिकार दिया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति होगा उसे किसी भी तरह के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे जो कि सरकार के द्वारा वित्त पोषित होंगे उसमें एडमिशन से नहीं रोका जा सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी भाषा का हो। तो इन 2 तरह से अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने की बात कही गई है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं अपने अनुसार। तो इसमें तो एक बात ये कही कि माइनॉरिटी अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कही गई है कि सरकार जो होगा, जो भी राज्य है, वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा किसी तरह का सहायता देने में इस आधार पर कि यह माइनॉरिटी का स्कूल है या फिर माइनॉरिटी का संस्थान है। तो ये बातें कही गई थी शिक्षा एवं संस्कृति के संबंधी अधिकार में, यानी आर्टिकल 29 और 30 में। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 32। मैंने पहले ही बता दिया कि आर्टिकल 31 जो था वो संपत्ति संबंधी अधिकार, उसे उन्मूलन कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, और अब वह कानूनी अधिकार बनेगा जिसे रख दिया गया 300A आर्टिकल में। ठीक है, तो अब नया जो आर्टिकल बचा वो है 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहता है ये इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट है, और ये ऊपर के जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उसमें अगर किसी भी तरह का कोई फंडामेंटल राइट का हनन किया जाता है तो उसके लिए आदमी को राइट देता है कि वो कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। हालांकि ये राइट हाई कोर्ट में भी है, वो है 226 अनुच्छेद के अंतर, लेकिन यहाँ पे जो 32 में ये सुप्रीम कोर्ट की राइट है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह का राइट का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उसके राइट को फिर से लागू करवाने के लिए इन 5 में से किसी तरह के रिट्स इशू कर सकती है। तो दोस्तों ये रिट्स क्या क्या है इस सबको मैंने एक अलग वीडियो में बता रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रीफ कर देता हूँ। पहला जो है हैबियस कॉर्पस, यानी प्राण स्वतंत्रता में जो आप देखे थे, वहाँ पे अगर उसका उल्लंघन करते हुए किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करती है कि उसको किस कारण से अरेस्ट किया गया है, वो कारण बताया 24 घंटा के अंदर, नहीं तो उसे
रिलीव करना पड़ेगा। दूसरा है मंडामस परमादेश। अगर कोई भी सरकारी तंत्र हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो या फिर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, यूनिवर्सिटी हो, वो अगर किसी तरह का अनदेखी कर रहा है जो काम को उसको अलॉट किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह का रिट जारी कर करके उसे ऑर्डर दे सकती है अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए। तीसरा है सर्चियोरिटी, हिंदी में से कहते हैं उत्प्रेषण। इसमें कहा गया है कि कोई भी कोर्ट अगर अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके कोई काम करता है तो या फिर कोई गलत डिसीजन दे देता है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है उससे ऊपर के न्यायालय को, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये डिसीजन गलत है या फिर जुरिडिक्शन के ओवरलैपिंग कर करके या फिर किसी तरह के प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन करके डिसीजन सुनाया गया है, तो उस ऑर्डर को ये क्वेश्चन कर सकता है और फिर से उसको सुनवाई के लिए ऑर्डर दे सकता है रेस्पेक्टिव कोर्ट को, जो सही कोर्ट होगा उसका। तीसरा है प्रोहिबिशन, इसमें प्रतिषेध लेख, यानी अगर कोई अपने जुरिडिक्शन से ज़्यादा काम कर रहा है कोई कोर्ट, तो उस कोर्ट को प्रोसीडिंग चलते वक्त ही, इस दोनों में बस यही अंतर। सर्चियोरिटी क्या है कि प्रोसीडिंग हो जाने के बाद, यानी ऑर्डर हो जाने के बाद उसके ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है, लेकिन प्रतिषेध लेख जो प्रोविजन, ऑर्डर यानी प्रोसेस चलते वक्त, कोर्ट का कार्रवाई चलते वक्त ही उसे पता चल जाता है कि कोई उल्लंघन, किसी प्रोविजंस का उल्लंघन करके कोर्ट ऑर्डर कर रहा है, तो उसे पहले ही मना कर दिया जाता है। और लास्ट है को वारंटो, अधिकार प्रेक्षा। इसमें कहा जाता है कि जो भी सरकारी एम्प्लॉई है, किसी तरह का सरकारी कर्मचारी है, वो अगर अपने अधिकार से ज़्यादा काम करता है तो कोर्ट उससे पूछ सकती है कि तुम किस हैसियत से ये काम कर दिए हो। तो ये पांचों तरह के राइट्स, इससे अगर और डिटेल में देखना है तो इसका सेपरेट वीडियो अवेलेबल, उससे मैंने बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ को समझाया है। तो दोस्तों ये सब यानी 14 से लेकर के 32 आर्टिकल तक सारे राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा भी यानी पार्ट 3 में मैंने पहले ही बताया कि 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है। इसके अलावा जो अनुच्छेद है 33, 34, 35, ये क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो आर्टिकल 33 जो है वो संसद को ये राइट्स देता है कि वो इस पार्ट में किसी भी तरह का, यानी जितना अधिकार दिया गया उसमें किसी तरह का अधिकार अगर बढ़ाना या फिर घटाना है तो उसके लिए कानून, संविधान संशोधन संसद कर सकती है। आर्टिकल 34 है, किसी एरिया में अगर मार्शल लॉ लगा हुआ यानी सेना का शासन लगा हुआ है, तो उसमें जो अधिकार आपको फंडामेंटल राइट्स यानी इस पार्ट के अंदर दिए गए हैं उसका हनन किया जा सकता है। और लास्ट है आर्टिकल 35, इसमें कहा गया है कि कोई भी प्रोविजन, जितने भी प्रावधान किए गए हैं इस पार्ट में, उससे रिलेटेड उसको यानी एग्जीक्यूट कराने के लिए अगर कोई भी कानून बनाना पड़े तो वो कानून बनाने का पावर संसद को दिया गया है। जैसे में आप देख सकते हैं कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कही गई संविधान के आर्टिकल 17 में, लेकिन ये तो संविधान में कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य छुआछूत किसी तरह का किसी व्यक्ति से नहीं करेगा, परंतु संविधान में कह देने से ये लागू तो नहीं हो जाएगा। यानी अगर कोई आदमी अगर छुआछूत कर रहा है तो उसको कैसे डराया जाए, उसको कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए, इसके लिए किसी कानून की भी आवश्यकता पड़ेगी, कैसे दंड दिया जाए, तो उसके लिए कोई भी तरह का अगर विधायन करना पड़े तो ये पावर भी संसद को है। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार, यानी पार्ट 3 में जितने भी अधिकार थे, जो अनुच्छेद थे, उन सभी को हम लोगों ने बारी बारी से देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं उन सभी को हम लोग डील कर लेंगे, ताकि ये चैप्टर और ज़्यादा अच्छा हो जाए आपका। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।